Hello friends. So in this video, we are continuing with solving the MCQs of UGC नेट एग्जाम लॉ पेपर पेपर 2 का हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट लॉ एग्जाम का दिसंबर 2023। तो ये जो पेपर है ये दिसंबर 2023 का है, नेट का लॉ के एग्जाम का पेपर। ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड 10 MCQs in last 2 videos. So in this video also we will be solving 10 more MCQs from this year's paper. Okay. So MCQ number 1. Which among the following expressly contain a provision for right to bear arms as fundamental right? Okay. So right to bear arms as fundamental right किस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली गिवन है? So the option are the Constitution Act 1867 of Canada, Amendment 11 of US Constitution, Constitution 108 Amendment Act India, Human Rights Act 1998। तो देखिए ऐसा बहुत ही कम दुनिया में कंट्रीज होगा जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट टू बियर आर्म्स एज अ फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ यूएस का जो संविधान है सिर्फ उसी में राइट टू बियर आर्म्स को एज अ फंडामेंटल राइट दिया, बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड वाइज भी देखो ना तो 3 ही 4 कंट्रीज होंगी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट तो छोड़िए बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम है आर्म्स को रखने की इजाजत दी गई है, और वो सब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ही है, लाइक यूएसए, मेक्सिको, है ना, गुआटेमाला एक कंट्री का नाम है, वो भी ऐसी है। तो बहुत ही कम कंट्री, बट एज अ फंडामेंटल राइट तो इट इज ओनली द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो द आंसर विल बी बी ओनली, ऑप्शन 3 बी ओनली। ओके, सो नाउ एमसीक्यू नंबर सेकंड, व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनके आर्टिकल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सबके आर्टिकल का एक लिस्ट बना लेना चाहिए और कि हम लोग उसको याद कर पाए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज गिवन अंडर आर्टिकल 338। ऑलराइट, आर्टिकल 338 में ये गिवन है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, now we are moving to the next MCQ. MCQ number 3rd, यूएन डेज। अब ये इसमें भी आ जाता है, ये थोड़ा जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि कुछ कुछ जो डेज होते हैं उनका भी हमें लिस्ट बनाना होगा। सो यूएन डेज में ये सारे डेज गिवन है, इनका क्या लिस्ट है? सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st April. All right, no, it is celebrated on 26th April, sorry, 26th April. World Book and Copy Day, it is celebrated on 23rd April. सो ये 23rd अप्रैल को क्यों है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? ये इन जनरल जो 23rd अप्रैल का जो डेट है ना, वो लिटरेचर में बहुत से बड़े बड़े जो लीजेंड्स हैं जैसे शेक्सपियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबकी डेथ एनिवर्सरी 23rd अप्रैल को। तो 23rd अप्रैल को लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, प्रोबेबली इस वजह से इसी डे पे रखा गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये आपका 22 मई को सेलिब्रेट होता है। इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी बातें होती है, तो उसको प्रमोट भी करना है। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत सारे दिए हुए हैं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑन 21st अप्रैल। इसमें भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे में भी यू हैव टू गेट सम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया कि कैसे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर पाए। सो द ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd. Okay, so now MCQ number 4. Dominant position of an enterprise is reflected in which of the following situation? तो जो डोमिनेंट पोजीशन होती है ये कौन से सिचुएशन में रिफ्लेक्ट होती है? ठीक है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन अ रिलेवेंट इंटरनेशनल मार्केट, तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट का तो लेना ही नहीं है। ठीक है, इंटरप्राइज ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्स बिल्कुल होती है, अगर वो इंडिपेंडेंट है मार्केट फोर्स से मतलब इट इज अ डोमिनेंट पोजीशन। अफेक्टिंग कंपटीशन और कंज्यूमर्स ऑफ रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया इन इट्स फेवर, ये भी डोमिनेंट पोजीशन में
position of strength enjoyed in relevant market in India, ये भी. So answer will be B, C and D. Okay, B, C and D. Okay. So MCQ number 5th. Which of the following international legal instrument is relating to patent? तो देखिए ये जो एमसीक्यू है ये आया तो था एग्जाम में. इसका आंसर आप बुडापेस्ट ट्रीटी लिख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें आपका जो मैड्रिड एग्रीमेंट है, वॉशिंगटन ट्रीटी है, इसमें भी पेटेंट्स से रिलेटेड बात करी गई. बर्न कन्वेंशन इज मोर अबाउट कॉपीराइट्स, ठीक है, बट बाकी सब में पेटेंट्स की बात हुई है. तो ये एमसीक्यू उतना अच्छे से फॉर्म नहीं है, बट अगर आपको लेना ही है तो देन यू कैन राइट ऑप्शन नंबर 1. ऑलराइट, नाउ एमसीक्यू नंबर 6. अरेंज द फॉलोइंग केसेस डिसाइडेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो देखिए ये सब इंटरनेशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनका आपको कहीं ना कहीं ईयर पता होना चाहिए, ठीक है. तो अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, मैं आपको इन केसेस के बारे में भी बता देता हूँ. दिस इज 1905, दिस इज wait a sec, 1905, 1910, 1911, 1912, 1928. So it is basically A, B, C, D, E. All right. अब इसमें आप देखो जो मस्कट डाउस केस है, दिस पहला केस, मस्कट डाउस केस, इट इज बिटवीन फ्रांस एंड यूके. इस केस में क्या हुआ कि फ्रांस वॉज अलाउइंग मस्कट, जो सुल्तान ऑफ मस्कट जो कंट्री थी, मस्कट को अलाउ कर रहा था अपनी फ्लैग को यूज करने के लिए फॉर शिप्स. इसमें यूके का एलिगेशन था कि ये फ्रांस जो कर रहा है अलाउ अपने फ्लैग को इस्तेमाल करने का जो राइट दे रहा है, इट इज प्रमोटिंग स्लेवरी, जो कि बैन है. बट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि देखिए स्लेवरी बैन है, बट ये पर से जो राइट है अपने फ्लैग को यूज करने देने का, इट इज अ सॉवरेन राइट ऑफ फ्रांस, सो इट कैन गिव दैट राइट टू एनीबडी इट लाइक्स, ठीक है. तो इस केस में कोर्ट ने फ्रांस के फेवर में जजमेंट दिया था. देन नॉर्थ एटलांटिक फिशरीज केस, ये भी जो केस है नॉर्थ एटलांटिक फिशरीज केस इज बिटवीन यूके एंड यूएसए. तो दोनों में डिसाइड होना था एज पर दी ट्रिटी कि कौन एटलांटिक कोस्ट को कैसे यूज किया जाएगा. न्यू न्यू फाउंडलैंड आइलैंड था और भी बहुत से कोस्ट वाले एरियाज में थे. यूके कैसे यूज करेगा और यूएसए कैसे यूज करेगा, इसके लिए इसमें ये लोग गए थे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में. देन सवारकर्स केस, Savarkar's case is also between France and UK. इसमें क्या हुआ था कि जो सवाकर थे, विनायक सवाकर, वो भागे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश इंडिया में वो उनको जेल दी गई थी, तो वो इस भाग गए थे और वो फ्रांस में पकड़े गए थे. तो जो ब्रिगेडियर ने फ्रांस में पकड़ा था, उन्होंने उसको कुछ और मिस्टेकन आइडेंटिटी से पकड़ा था, बट लेटर ऑन समझ में आया कि नहीं ये तो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, सो उन्होंने उसको ब्रिटिश एजेंट्स को दे दिया. बट लेटर ऑन फ्रांस गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप हमें सवाकर की कस्टडी वापस दे दीजिए, बिकॉज वो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको नहीं दी गई, एक मिसकंसेप्शन के बेसिस पे दी गई थी बाय द ब्रिगेडियर हु वाज नॉट हैविंग दैट अथॉरिटी. लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि उन्होंने यूके के फेवर में दिया कि नहीं, अगर माना कि जो प्रोसीजर था वो सही नहीं था, बट अल्टीमेटली द यूके ऑफिशियल्स आल्सो एक्टेड बोनाफाइड, उनका कोई खराब इंटेंशन नहीं था, वो एक कन्विक्ट था, तो अगर उन्होंने ले लिया तो अब उनको वापस देने की जरूरत नहीं, रिस्टोरेशन नहीं करनी है कस्टडी, ठीक है. रशियन इंडेमनिटी केस, इट इज बिटवीन रशिया एंड टर्की. एंड आइलैंड ऑफ पाल्मास केस, ठीक है, आइलैंड ऑफ पाल्मास, तो ये भी एक इंटरनेशनल लॉ का केस था बिटवीन नेदरलैंड. नेदरलैंड को एक आइलैंड क्लेम करना था और नेदरलैंड ने वो आइलैंड क्लेम कर भी लिया, और अभी के टाइम पे जो पाल्मास आइलैंड है ये इंडोनेशिया के अंडर में. नेदरलैंड का जो प्ली था वो यही था कि हमने कॉन्टिन्यूअस पोजेशन हमारे पास रहा है, हम लोग कॉन्टिन्यूअसली यहाँ स्टे किए हैं,
तो ये आइलैंड हमें मिलना चाहिए। ठीक है, आई थिंक नीदरलैंड वर्सेस यूएसए था एंड यूएसए का प्ली था कि एक ट्रीटी के हिसाब से ये हमें मिलना चाहिए। अभी के टाइम पे इस आइलैंड को ये नीदरलैंड को ही दिया गया था बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बट बाद में इंडोनेशिया ने उनसे ये आइलैंड खरीद लिया। ठीक है, सो द आंसर विल बी ए बी सी डी ई। नाउ अमेरिकन रियलिस्ट जज जेरोम फ्रैंक डिस्क्राइब्ड हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स रियलिज्म एज वन ऑफ। तो ये जेरोम फ्रैंक जो है एक अमेरिकन जज हैं जिनका बहुत ज्यादा वर्क है इन लीगल रियलिज्म रियलिज्म। ठीक है, इसमें इनका बहुत वर्क है। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिज्म का दिया था कि उनका ये मानना है कि लॉ कुछ नहीं, बहुत कुछ लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है इज इनकंसिस्टेंट, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर लाइक जज का मूड क्या है, जज ने सुबह नाश्ते में क्या खाया है, या वहां का कल्चर क्या है। तो डिफरेंट जगह लॉ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर, इट विल ऑलवेज रिमेन इनकंसिस्टेंट। तो इन्होंने इसमें बहुत वर्क किया है और इन्होंने कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिज्म का पॉइंट दिया था। ठीक है, so now we are moving to next MCQ number 8, 9 and 10. These are simple ones only. अब इसमें क्या है, हाईली डेवलप, इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एजर्शन और रीजनिंग दोनों चीज दी हो। हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम्स ट्राइव टू क्रिएट एन ऑटोनमस apparatus ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल टेक्निक्स एंड लीगल नॉर्म। सही बात है, अगर कोई अच्छा डेवलप्ड लीगल सिस्टम है तो वो लीगल कॉन्सेप्ट टेक्निक्स को भी बर्थ देगा। लॉ नीड्स टू बी एंडाउड विद लॉजिकल कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। लॉ ऐसे ही होना चाहिए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 1. Now, MCQ number 9. As per the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act, bachelor male adopts a child. तो एक बैचलर मेल ने अगर चाइल्ड अडॉप्ट किया है और सब्सिक्वेंटली ही मैरीज अ वुमेन, तो वो वुमेन क्या हो लगेगी उस बच्चे की। तो देखो ये सेक्शन 14 में दिया हुआ है, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई बैचलर ने बच्चा अडॉप्ट किया है और उसके बाद वो शादी करता है, देन दैट विमेन विल बी द स्टेप मदर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अगर वो पहले से शादीशुदा होता देन दैट मदर वुड हैव बीन द एडॉप्टिव मदर ऑफ दैट चाइल्ड। MCQ number 10. Salmon distinguishes between possession in fact and possession in law. So he treated possession in fact as, तो उसने possession in fact को वैसे as a conception treat किया, so option number 3. एंड पोजेशन इन लॉ को उसने ट्रीट किया फिक्शन। देखो पोजेशन इन फैक्ट क्या होता है, इट इज अ डी फैक्टो थिंग, ये होता है डी फैक्टो। ऑलराइट, इट इज डी फैक्टो एंड इट इज डी ज्योरे। तो सैलमन का मानना है कि डी ज्योरे कुछ नहीं है, ये एक लीगल फिक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन डी फैक्टो थिंग, इट इज बेस्ड ऑन और इट इज द रिजल्ट ऑफ पोजिशन इन फैक्ट। सो पोजिशन इन लॉ इज द रिजल्ट ऑफ पोजिशन इन फैक्ट। तो ये आपके 10 MCQs थे। अब हम लोग इफ वी विल बी सॉल्विंग the MCQs, we will be solving the last year papers of UGC NET for this law exam, then of it will there are high chances कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आप जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उसको फॉलो कीजिए। 10 MCQs वी विल बी सॉल्विंग। सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं करना, उनके बाकी ऑप्शंस के बारे में भी वी हैव टू सी। तो इससे हमारा एक रिवर्स रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप देखो कुछ नोट्स देख लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया था ओनली 3 कंट्रीज आर देयर जो यहाँ पे आम रखना अलाउड है, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको एंड गुआटेमाला। आर्टिकल 341 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है रिगार्डिंग दी कास्ट, रेस, ट्राइब, कौन सी कास्ट एससी होगी वो देने के लिए। आर्टिकल 342A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या क्या होंगी उसको डिटरमाइन करने। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को किया जाता है। इस दिन एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इसलिए हम मनाते हैं, एस्टैब्लिशिंग दी वर्ल्ड विपो जो है वो फोर्स में आया था इसी दिन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पेटेंट्स के लिए। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर यही है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। ऑल राइट।
देन वी हैव दिस बुडापेस्ट ट्रीटी, वॉशिंगटन ट्रीटी, फिर ये जो फॉरेन के केसेस थे उनका क्रोनोलॉजिकल वाइज दिया हुआ है. So with this we are ending with the MCQ session. In next video I will be coming with 10 more MCQs of NET exam of December 2023 in law paper. Okay, so thank you all.